हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और जिसमें आज हमारा टॉपिक है पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स देखिए, जो पवन के द्वारा जो भी स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं वो कौन से एरिया में होंगी? वो या तो शुष्क क्षेत्रों में होंगी या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जो पेटियाँ होती हैं ना, उनमें जो पवन है वो ज़्यादातर अपर्दन का काम करती हैं। और जहाँ पे पवन से अपर्दन होता है वहीं पे ही पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ होंगी, या तो वो अपर्दन से या फिर निक्षेपण से। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे क्या है कि जो अपर्दन के कार्य होते हैं ना, या चाहे कोई भी इरोजनल एजेंट है, उसमें हवा होगी, ग्लेशियर हो गया, नदियाँ होगी, इस तरह से कोई भी एजेंट है, उनमें सबसे ज़्यादा 30% अपर्दन का कार्य करती है पवन। और फिर अगला पॉइंट है, शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें ज़्यादा अपर्दन क्यों हो पाता है? क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह तो होती नहीं है, और फिर वहाँ पे वनस्पतियाँ कम उगती हैं, उगती भी हैं तो वो छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, वो क्या होती है, वो अपर्दन के कार्य में इतनी ज़्यादा बाधक नहीं होती हैं, इसीलिए जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहीं पे ही ज़्यादा अपर्दन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कि जो 6 फीट की ऊंचाई होती है उससे ऊपर ही ज़्यादा अपर्दन हो पाता है। उससे ऊपर अपर्दन क्यों हो पाएगा? क्योंकि मान लो कोई भी एरिया है वो शुष्क है और वहाँ पे वायु ने अपर्दन किया है, तो क्या होगा, जो अपर्दन करके वो लेके जा रही है, हवा तेज़ गति से बह रही है और अपने साथ उस मटेरियल को बहा के लेके जा रही है, तो क्या होगा कि जो ऊपरी भाग होगा, जो मान लो 6 मीटर है, जो 6 फीट है उससे ऊपर, यानी कि ये 6 फीट काफ़ी ऊंचाई होगी, तो वहाँ तक तो होंगे जो बिल्कुल महीन कण होते हैं ना, जैसे रेत या फिर बिल्कुल धूल होती है, वो वाले कण होते हैं। और जो नीचे होंगे वो जैसे जो छोटे छोटे कंकर पत्थर जो अपने साथ बहा के लेके जा रही है ना, वो वाले होते हैं। ठीक है, आगे आगे है फ्रेंड्स, जो पवन के अपर्दन या निक्षेपण से जो भी स्थलाकृतियाँ, जो भी टोपोग्राफीज बनती हैं उनको क्या कहते हैं? वातज कहते हैं। पवन के द्वारा बनाए गए जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, चाहे वो अपर्दन से बने चाहे वो निक्षेपण से बने, उनको कहते हैं वातज। ठीक है फ्रेंड्स, जो पवन है ये अपर्दन के इसके कारक के रूप में कौन से 3 प्रकार हैं वो देखो। ये फर्स्ट है अपघर्षण, सेकंड है सन्निघर्षण, और थर्ड शायद अपवाहन है। हाँ, थर्ड है अपवाहन। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि अपघर्षण में क्या होता है। इसमें क्या होगा कि जब पवन चल रही है और अपने साथ जो मटेरियल पवन के द्वारा जो अपर्दन करने के बाद उड़ा के लेके आई है, वो उस मटेरियल से है ना, जो नीचे वाली जो ज़मीन होगी उसको रेगमार्ग की तरह घिसती हुई चलेगी। मान लो यहाँ से ये पवन चल रही है और इसमें ये छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं, तो जो ये नीचे वाली सतह होगी ना, तो इसको ये घर्षण करती हुई चलेगी, और फिर जो ये नीचे वाला जो ये जो सरफेस होगा इसको ये बिल्कुल प्लेन सा चिकना सा बना देगी। तो इस क्रिया को हम कहेंगे अपघर्षण। सेकंड है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो भी मटेरियल हवा में उड़ रहा है ना, मान लो जो छोटे छोटे कंकर पत्थर वगैरह थे, वही आपस में टकराएंगे और वही छोटे हो जाएंगे और चिकने हो जाएंगे, जबकि अपघर्षण में क्या था, वो सरफेस को चिकना कर रहे थे। ठीक है, अगला है अपवाहन। अपवाहन में क्या होता है कि जो भौतिक अपक्षय के बाद, जैसे जो भी पदार्थ टूटे थे वो पवन के साथ जो बह रहे हैं, और बह के मान लो यहाँ से कोई पर्वत पहाड़ या रेत का टीला था और इधर से हवा आई और यहाँ से ये टूट के और इसके साथ हवा के साथ बहते हुए चले गए, और फिर बहुत ज़्यादा दूर सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर ये जाके और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं। इसको कहते हैं अपवाहन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? जो चट्टानों का जो पवन द्वारा अपर्दन होता है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है अपघर्षण। अपघर्षण में जो टूटा हुआ मटेरियल है वो जो नीचे उसके आगे जो भी सरफेस आएगा ना, उसको क्या करता चलेगा, उसको चिकना करता हुआ चलेगा, रगड़ता हुआ चलेगा, एक रेग मार्ग की तरह। सेकंड था सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या होगा कि जो भी वो मटेरियल था वहाँ के साथ बह रहे थे, जो वो छोटे कंकर पत्थर, वो आपस में ही टकराएंगे और वो छोटे हो जाएंगे और चिकने हो जाएंगे। थर्ड था अपवाहन। अपवाहन में जो भी ये मटेरियल टूट गया था, चट्टानों का जो भी कण थे, वो हवा के साथ बह रहे थे, वो बहते हुए बहुत ज़्यादा दूर, जैसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे जाके और
डिपॉजिट होने लगते हैं, तो वो कहलाता है अपवाहन। तो आगे देखते हैं कि अपर्दन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो, वो कौन से हैं। ये हैं, फर्स्ट है पवन का वेग। पवन का वेग अपर्दन को के कार्यों को कैसे प्रभावित करेगा भाई। ये देखो, मान लो अगर हवा है, वो मंद मंद हवा चल रही है, तो क्या होगा, मान लो ये कोई चट्टान है और इधर से वायु आई और ये धीरे धीरे चल रही है, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं करेगी। जबकि अगर मान लो तेज़ गति से चल रही है ना, तो तेज़ गति से इसको कुछ भाग इसका तोड़ेगी और टूट के वो अपने साथ बहा के भी लेके जाएगी। सेकंड है शैल की संरचना। मान लो अगर कोई भी रोक है, वो कोमल है, कोमल तो होगी तो वो जल्दी अपरदित हो जाएगी, और कठोर होगी तो वो देर से अपरदित होगी। नेक्स्ट है धूल कणों की ऊंचाई और आकार। अभी अभी हमने पढ़ा था कि 6 मीटर की ऊंचाई पर ज़्यादा अपरदन करता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे है, नीचे वाले पार्ट में तो भारी रेत कण होंगे, ये वाले होंगे, और वो थोड़ी ही दूर तक अपरदित होकर गिर जाएंगे। लेकिन जो हल्के कण थे, जैसे धूल मिट्टी थी, वो तो ज़्यादा दूर तक उड़ के जाएगी ना हवा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु, यानी कि इसमें क्या होता है कि मान लो बारिश आ गई और तेज़ बारिश आ गई तो भी चट्टानों पर असर डालती है, और मान लो बहुत तेज़ धूप है तो भी वो चट्टानों पर असर डालती है, धीरे धीरे उनका अपशल्कन होता रहता है। ऐसे ही जैसे ठंड का मौसम होता है और दरार है चट्टान में, तो क्या होगा, रात को तो उस दरार में पानी भर जाएगा, और दिन में वो मान लो धूप से वो दरार थी वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई और रात को उसमें पानी भर गया, और रात को पानी भरने के बाद जब टेम्परेचर डाउन गया तो वो उसमें जम गया, वो बर्फ़ जमी तो बर्फ़ ने ज़्यादा स्पेस ले लिया। फिर ऐसे ये जो दरार थी ना, ये चौड़ी होती रहती है और ये रोक धीरे धीरे टूटने लग जाती है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हमने पढ़ी, अपर्दन के कार्यों को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं विंड्स के। फर्स्ट थी पवन का वेग, सेकंड थी शैल की संरचना, थर्ड थी धूल कणों की ऊंचाई और आकार, फोर्थ है जलवायु। आगे देखते हैं पवन का परिवहन कार्य। इसमें देखो कि पवन का वेग दिशा अन्य अपर्दन कार्यों में अनिश्चित है, इसलिए इनका परिवहन कार्य निश्चित नहीं होता। इसकी 3 विधियों द्वारा संभव होता है। कौन सी हैं इसकी 3 विधियाँ, आप ये देखिए। फर्स्ट है निलंबन। निलंबन में क्या होता है, 0.2 मिलीमीटर, बिल्कुल छोटे ही होते हैं, 0.2 मिलीमीटर बिल्कुल छोटा सा होता है। इससे भी कम आकार के जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, वो लटक लटक कर और हवा के साथ उड़ते रहते हैं। मान लो यहाँ पे कोई भी रोक है या फिर कोई मिट्टी का टीला और इधर से हवा आ रही है, तो बिल्कुल महीन कण है जो 0.2 मिलीमीटर से भी कम, वो हवा के साथ उड़ के लटक लटक के और आगे बह के चले गए, इसको कहते हैं निलंबन। अगला है वात भ्रमी। इसके नाम से ही पता चल रहा है, आप ये देखो, वात मीन्स वायु, भ्रमी यानी कि उसमें भ्रमण करना, भ्रमी जैसे हवा के साथ उछल उछल कर कूद कूद कर जा रहे हैं। और वो कौन से जो कण होते हैं, वो 0.2 मिलीमीटर से बड़े जो आकार वाले कण होते हैं ना, वो हवा के साथ मान लो लुढ़क लुढ़क कर जा रहे होते हैं। इस तरह से इसको कहते हैं वात भ्रमी। नेक्स्ट है कृषण। कृषण में क्या होता है, बड़े आकार के जो पदार्थ होते हैं वो धरातल के साथ लुढ़क लुढ़क के और हवा के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे कहते हैं पृष्ठीय सर्पण। यानी कि मान लो कोई भी टीला था, हवा आई और थोड़े से बड़े आकार के ये मटेरियल टूट टूट के और हवा के साथ लुढ़क लुढ़क के और दूसरे स्थान पर चला गया। तो ये देखो, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे सांप की भांति लुढ़क लुढ़क के जा रहे हैं रेंग रेंग कर। तो इसको कहते हैं पृष्ठीय सर्पण। यानी कि जो भी थोड़े से बड़े पार्टिकल्स थे या पत्थर के टुकड़े थे, वो हवा के साथ बहते हुए धीरे धीरे और सांप की तरह चलते हुए जा रहे हैं, इसको कहते हैं कृषण या फिर पृष्ठीय सर्पण। नेक्स्ट है निक्षेपण कार्य। जैसे देखो, मान लो कहीं पर भी हवा आ रही थी और वो अपने साथ कुछ मटेरियल को बहा कर लेके आई और धीरे धीरे उस सामग्री को किसी जगह पे उसने जमा कर दिया, तो इसी को ही कहते हैं निक्षेपण। आगे है पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। फर्स्ट है फ्रेंड्स वातागर्त। वातागर्त में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ये बहती हुई जो हवा होती है ना,
वो भंवर की तरह घूमती रहती है। मान लो एक स्थान पे इस तरह से घूमती रहे तो हवा छेदक का कार्य करती है और जो रेत है ना उसको इस तरह से हटा देती है कि ये इस तरह गड्ढा सा बन जाता है। ये गड्ढा बनता है ना, इसी को ही वातागर्त बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये इसका एग्जाम्पल है वो है अफ्रीका की नील नदी और इसके पश्चिम में कतारा गर्त। क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए कि वातागर्त में क्या होता है कि हवा बहुत तेज़ गति से बह रही है, एकदम से उसमें भंवर बना और किसी एक स्थान पे, और वो उस स्थान पे जो भी वो था रेत या मिट्टी थी उसको धीरे धीरे हटाती जाती है और यहाँ पे गड्ढा बन जाता है और इसी को ही कहते हैं वातागर्त। इसका एग्जाम्पल है अफ्रीका की नील नदी के पश्चिम में कतारा गर्त। नेक्स्ट है अपवाहन गर्त। कई बार क्या होता है कि जो पवन होती है ना वो अपवाहन क्रिया के द्वारा जो भी मरुस्थल होता है उसके धरातल को, यानी कि जो रेत मिट्टी होती है वहाँ पे मरुस्थल में जो रेत होता है उसको बिल्कुल नीचे जल स्तर की गहराई तक, बहुत ज़्यादा नीचे तक उसमें बहुत बड़ा सा गड्ढा बना देती है और इसी को ही हम कहते हैं अपवाहन गर्त। यानी कि यहाँ से जो वो रेत है वो उड़ के दूसरी साइड चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा बहुत बड़ा गड्ढा और उस गड्ढे में निकलाएगा पानी, इसी को ही कहते हैं अपवाहन गर्त। जब तक मान लो ये हो सकता है कि पानी की गहराई तक भी चला जाए या फिर पानी ना निकले तो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, जबकि क्या होगा यहाँ पे जो भी रेत था वो सारा का सारा उड़ के और दूसरी साइड चला जाएगा हवा के साथ उड़कर। और इसमें क्या होता है यहाँ पे है ना, अगर जल निकलाता है तो यहाँ पे वनस्पतियाँ उग जाती हैं, अगर जल नहीं निकलता तो ये गड्ढा ऐसे ही उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है तो दलदल सी बनकर भी रह जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है, एक मिनट, ये है गारा या छत्रक। गारा या छत्रक में क्या होता है कि 6 फीट की ऊंचाई होती है, इससे भी अधिक ऊपर तक, यहाँ तक क्या होता है कि मान लो कोमल चट्टान कठोर चट्टान, कोमल चट्टान कठोर चट्टान, इस तरह से ये चट्टानें हैं मान लो एक के ऊपर एक, और पीछे से आगे हवा, किसी भी साइड से हवा आ गई मान लो, तो क्या होगा कि जो कोमल चट्टान होगी ना उसका अपर्दन तो ज़्यादा होगा और जो कठोर चट्टान होगी उसका अपर्दन बिल्कुल ना के बराबर या कम होगा। तो इससे क्या होगा कि कोमल चट्टान तो कट जाएंगी ज़्यादा और जो कठोर चट्टान है वो जो कि तो ज़्यादा खड़ी रहेंगी। कठोर चट्टानें ऐसे ही खड़ी रहेंगी और क्या होगा नीचे ज़्यादा अपर्दन हो जाएगा। क्योंकि मान लो जो हवा आ रही है वो क्या है, उसमें जो भारी पदार्थ हैं कंकड़ पत्थर वो तो नीचे ही है ना, 6 फीट से नीचे हैं और वो धीरे धीरे नीचे वाले एरिया को ज़्यादा काट देंगे, जबकि ऊपर वाली जो कठोर चट्टान है वो इस तरह से खड़ी रहेंगी और ये दिखेगा एक छतरी की भांति दिखाई देने लग जाएगा। इसी को ही हम कहते हैं गारा या छत्रक। अगला है फ्रेंड्स जूजेन। जूजेन में क्या होता है, इसमें ना जो भी ये चट्टानें होती हैं ये क्षैतिज दिशा में होती हैं, ठीक है। इसमें क्षैतिज दिशा में होती हैं जो भी कोमल और कठोर चट्टानें होती हैं और एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो क्या होता है कि मान लो ये कोमल और ये कठोर चट्टान है तो इनके बीच में जो संधियाँ है ना हवा इनमें घुस जाती है, इनमें हवा घुसेगी तो धीरे धीरे ये क्या करेगी, अपर्दन करेगी और ऐसे ही कोमल चट्टान जो हैं वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएंगी, इनका अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। और जो ये कठोर चट्टानें हैं ये ऐसा लगेगा जैसे कि कोई दवात है और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी को हम बोलते हैं जूजेन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलोरेडो पठार, पेंटागोनिया तथा कालाहारी के क्षेत्र, इनमें ये ज़्यादा बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और क्या है इसमें कि ये 40 से 45 मीटर ऊंचे होते हैं जो ये जूजेन होते हैं और इसमें जो अपक्षित चट्टानों का अपर्दन होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है यारडांग। यारडांग में जो जूजेन था उसमें तो क्या था, ये इस तरह से लंबवत थी, ये इस तरह से ये पैरेलल थी और इसमें क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई होंगी चट्टानें, जो एक कोमल चट्टान कठोर चट्टान वो इस तरह से खड़ी होंगी, जैसे एक ये वाली कोमल चट्टान होगी और ये वाली होगी कठोर चट्टान, फिर से कोमल चट्टान, फिर से कठोर चट्टान, इस तरह से खड़ी होंगी ये। और फिर वही होगा कि जो हवा है वो तेज़ गति से बहती हुई आ रही है और वो जो कोमल चट्टान थी ना उसका अपर्दन करती हुई जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। जो खड़ी जो चट्टान है कोमल वो तो फिर धीरे धीरे जल्दी अपर्दित हो जाएगी और जो कठोर चट्टान थी ना वो इतनी ज़्यादा अपर्दित नहीं होगी, जैसे कि कोमल चट्टान बहुत जल्दी सी अपर्दित होगी और ये इस तरह से
थोड़े थोड़े नुकीले से पार्ट्स दिखाई देंगे इनके ऊपर से, जो कठोर चट्टानें हैं, इसी को ही हम बोलते हैं यारडांग। अब ये इसमें, हाँ ये एक पॉइंट छूट गया इसमें, ये है कि ये 50-60 मीटर की ऊंचाई, ये 50-60 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और इनकी चौड़ाई जो होती है वो 30 से 120 फीट की चौड़ाई होती है। 50-60 मीटर की ऊंचाई और 30 से 120 फीट की चौड़ाई होती है यारडांग की। आगे देखते हैं, अगला है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग ये जो होते हैं, इसका अर्थ होता है इंसेलबर्ग का, एक मिनट, इंसेलबर्ग का अर्थ होता है कि पर्वतीय टीले। इंसेलबर्ग हो गए पर्वतीय टीले या फिर द्वीप के तरह दिखने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है इंसेलबर्ग में कि जैसे मान लो मरुस्थल है, ये वाला मरुस्थल है, यहाँ पे कहीं पे रेत है, कहीं मान लो और ये कोमल चट्टानें हैं, और कहीं पे हैं ये कठोर चट्टानें। ठीक है, और जो रेत है वो अपवहन क्रिया के द्वारा, या फिर मान लो जो वायु है वो तेज़ गति से बहकर आई और वो अपने साथ उड़ा के ले गई, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जो कठोर चट्टानें थी ना, वो कठोर चट्टानों का जो अपरदन है वो हो तो रहा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा कि जैसे रेत उड़ के चला गया या फिर कोमल चट्टानें ज़्यादा अपरदित होगी, तो इनका बहुत ही कम अपर्दन हो रहा है। तो ये क्या होगा कि लास्ट में आके, और ये इसको बोला जाता है कि जो मरुस्थलीय एरिया होता है ना, उसमें ये अपर्दन की बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। इसमें लास्ट में आते आते क्या होगा कि ये इस तरह से द्वीप की तरह, जैसे छोटे छोटे, जैसे ये इस तरह अंडे से दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस तरह से दिखाई देंगे, और यही जो हैं वो कहलाते हैं इंसेलबर्ग फ्रेंड्स। और जो बार्नहार्ट, जो एक एक विद्वान थे बार्नहार्ट, इन्होंने सर्वप्रथम इंसेलबर्ग का अध्ययन किया था। और जो डेविस महोदय थे ना, इन्होंने कालाहारी में जो स्थित जो इंसेलबर्ग और जो समीपी सतह थी उनका अध्ययन किया था, और इसी के आधार पर बताया था कि जो मरुस्थलीय अपर्दन का ये लास्ट स्टेज होती है। ये किसने बताया था? ये डेविस महोदय ने बताया, लेकिन इसके ऊपर अब भी विवाद है फ्रेंड्स। और ये माना जाता है कि जो ये इंसेलबर्ग होते हैं ना, ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के। और ये अपवाहन और अपर्दन दोनों ही क्रियाओं के द्वारा ये बनते हैं। अपवाहन यानी कि रेत का हवा के द्वारा उठा के लेके जाके और दूसरी जगह पे डाल देना, और अपर्दन क्या है? धीरे धीरे वायु के साथ थोड़ा थोड़ा उड़ा उड़ा के लेके जाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भूस्तंभ। भूस्तंभ जो होते हैं ना, वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जो कोमल चट्टानें होती हैं या फिर जो असंगठित यानी कि छोटे छोटे कंकड़ मान लो इकट्ठे होके और इस तरह से ढेर बना हुआ है, असंगठित चट्टानें हैं, तो उनके ऊपर जब जो कोई भी कठोर चट्टान या फिर जो प्रतिरोधी चट्टान भी वही होती है जिसका मतलब जो ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है, जिसका बहुत जल्दी अपर्दन नहीं होता। ये चट्टानें मान लो इसके ऊपर खड़ी रहती हैं, और ये इसी तरह से ही है। यहाँ पे भी कोमल चट्टानें हैं ये, तो ऊपर जो ये वाली चट्टान होगी ये होगी कठोर चट्टान। तो ये क्या है? ये एक स्तंभ की तरह दिखाई दे रहा है ना, जैसे कोई पिलर सा खड़ा है, इसी को ही बोलते हैं भूस्तंभ। अगला है ड्राईकांटर या तिपल शिला होती है ये। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र होता है उसमें बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। हवा आ रही है, मान लो हवा आ रही है और ये कोई भी पत्थर है, तो ये इसके साथ रगड़ खाता रहता है। मान लो हवा के साथ जो भी मटेरियल आया ना, वो धीरे धीरे इसको इस तरह से अपरदित करता है थोड़ा बहुत। तो ये इस टाइप से दिखाई देने लग जाता है। कहीं पे गड्ढा हो गया, कहीं से प्लेन हो गया ये पत्थर, जैसे कि इसके ऊपर नक्काशी सी कर रखी है। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं ड्राईकांटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पाषाण जालक या जालीदार शिला। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये मरुस्थलों में खड़े चट्टानी स्तूपों में पाया जाता है। जो मरुस्थलों में जो चट्टानी स्तूप खड़े होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये जालीदार शिला। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो संरचना होती है ना, इसमें चट्टानों में जो जैसे मान लो ये तो चट्टानें हैं और ये मान लो ये कोई स्तूप है, तो इसमें और इसमें दोनों की संरचना जो होती है ना, इनमें भिन्नता पाई जाती है।
और इसमें जो हवा होती है उसके द्वारा अपर्दन, मान लो हवा किसी रोक का अपर्दन कर रही है या फिर जो ये स्तूप है ना इसका अपर्दन कर रही है, इसमें भी अलग अलग दर पाई जाती है। जैसे मान लो कोई रोक है उसको किस गति से और कितना ज़्यादा अपरदित कर रही है और स्तूप को कितना ज़्यादा कर रही है, इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। मान लो अगर कोई कोमल चट्टान है और वो नीचे से कट जाती है तो क्या होगा, कोई भी, ये देखिए ये कोमल चट्टान है और ये नीचे से कट गई और धीरे धीरे ये जगह जगह से कटती हुई चली गई, ठीक है, ये धीरे धीरे कट रही है। तो ये क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई जाली सी है। तो इसी को हम बोलते हैं पाषाण जालक या फिर जालीदार शिला। पाषाण यानी कि पत्थर, जालक यानी कि उसमें जाली बन गई, वो कहीं कहीं से उसमें छिद्र हो गए, इसी को ही बोलते हैं जालीदार शिला या पाषाण जालक। और जब ये पाषाण जालक है ना, जो ये इसमें जो ये छिद्र हुए ना, ये थोड़े थोड़े, अभी तो मान लो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, लेकिन ये समय के साथ हवा आती रहेगी, रगड़ खाती रहेगी और ये बड़े हो जाएंगे, तो ये खिड़की की तरह रूप ले लेंगे, बहुत बड़ा सा, और इसी को ही बोलेंगे पवन खिड़की फ्रेंड्स। अगला है मेसा और ब्यूट। जो मेसा शब्द है ना ये एक स्पेनिश शब्द है फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है, इसमें जो मेसा और जो ये ब्यूट होते हैं ये बने होते हैं कठोर चट्टानों से। इनके जो ढाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, और क्या होता है इसमें, ये मेज़ की तरह दिखाई देते हैं। इसमें जो कठोर चट्टान के नीचे है, जो मान लो ये मेज सा है और इसके नीचे ये ऊपर वाली है, ये हो गई कठोर चट्टान, जो नीचे है वो है नरम चट्टान या कोमल चट्टान है। तो क्या होगा, अगर मान लो कोई भी ये कठोर चट्टान है, ये कठोर है और ये नीचे है इसके ये कोमल चट्टान है, तो जो कोमल चट्टान है उसके ऊपर अगर कठोर चट्टान आ गई, जैसे मिट्टी के ऊपर हम कोई भी पत्थर रख देते हैं तो वो मिट्टी ऐसे ही सेफ रहती है, अगर उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो वो बह के नहीं जाती है। तो ये इसी तरह से उस कोमल चट्टान को सुरक्षित रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये, और इसमें क्या था कि मेज जैसी आकृति होगी, तो अगर मेज जैसी, मेज का तल, ऊपरी तल कैसा होता है, ऊपरी भाग और ऊपरी सरफेस मेज का होता है बिल्कुल प्लेन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल जो समतल सी आकृति होगी ना, तो ये तो कहलाएगी मेसा। और जब यही छोटे छोटे हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं ब्यूट। अगर मान लो कोई भी पत्थर है, ये ऊपर वाला पत्थर कहलाता है मेसा, और नीचे जो ये थी कोमल चट्टान। तो ये पत्थर है, ये बेशक से ही सुरक्षित रख रहा है इस चट्टान को, लेकिन धीरे धीरे हवा आएगी तो इसको भी तो कहीं ना कहीं से काटती रहेगी ना, फिर इसको भी काटती रहेगी। तो जो ये वाला जो ऊपर वाला पत्थर था, ये जब छोटा हो जाता है ना तो ये मेसा ही ब्यूट कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और इसका शीर्ष जो होता है वो चपटा सा हो जाता है। आगे देखते हैं, हाँ एक ये पॉइंट और देखते हैं, जब पवन खिड़की धरातल तक मिल जाती है तो उसको पुल कहा जाता है। जैसे ये जो पत्थर था इसमें बहुत बड़ा सा ये छोटा छिद्र था, ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये तो होगी पवन खिड़की। और ये देखो जैसे ये पवन खिड़की थी ये नीचे तक कट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पुल की तरह दिखाई देगी, तो इसको कहेंगे पुल। अगला है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ यानी कि हवा के द्वारा लाया गया जो भी पदार्थ था उसको हवा ने डिपॉजिट कर दिया एक जगह पे, और उससे जो भी स्थलाकृतियाँ जिस भी आकृति की दिखाई दी वो कहलाई निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। तो इसमें जो पहली है वो है उर्मिकाएँ। उर्मिकाएँ यानी कि उर्मी लहर सी होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं उर्मिकाएँ। जब मरुस्थलों में जब हवा द्वारा जो मिट्टी या रेत होता है वो लहरों की आकृति में जमा कर दिया जाता है ना, उसी को ही कहते हैं उर्मिकाएँ फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे बालू के टीलों के ऊपर इस तरह से लहरें दिखाई देती हैं वो उर्मिकाएँ होती हैं फ्रेंड्स। और ये किस तरह से बनती है, ये बनती है पवन की दिशा बदलने पर ये बिगड़ जाती है, और ये पवन की दिशा की ओर बनती है। मान लो इधर से हवा आ रही है और धीरे धीरे रेत को इस तरह से जमा करती जा रही है, और ये कब करती है, जब ये हवा की गति मंद होने लगती है ना, उस टाइम पे ये रेत को इस तरह से डिपॉजिट करने लगती है और ये उर्मिकाएँ बननी शुरू हो जाती हैं, और ये हवा की दिशा में तो बनने लगती हैं, और जब जो हवा है उसके विपरीत ये बिगड़ जाती है। मान लो एक तरफ से हवा आ रही है, उत्तर से हवा आ रही है और डिपोजिशन हो रहा है, उर्मिकाएँ बन रही हैं, लेकिन दक्षिण की साइड से आ गई हवा तो वही उर्मिकाएँ फिर से बिगड़ जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है बालू के टिब्बे या फिर स्तूप। जब पवन अपने साथ जो रेत या फिर जो भी मटेरियल लेके आई थी उसको
मान लो कोई भी अवरोधक आ जाए और तब उसके सारे सारे उस रेत को जमा करने लग जाती है ना, तो तब बनते हैं बालू के टीले। मान लो इधर से आ रही है हवा और ये अपने साथ ढेर सारा रेत और ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये मटेरियल लेके आ रही है, और यहाँ पे कोई भी मान लो छोटा मोटा टीला आ गया, या फिर बहुत कुछ पर्वत, छोटी सी कोई पहाड़ी आ गई, पर्वत आ गया, कोई पेड़ आ गया, तो क्या करेगी, इसके सारे सारे यहाँ पे डिपोजिशन करने लग जाएगी। तो इसी को ही बोलेंगे हम यहाँ पे डिपोजिशन के बाद बालू का टीला। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आकार कितना हो सकता है, इसका आकार हो सकता है 3 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक जो बालू का टीला है इसका, और 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से लेते हुए 300 मीटर की ऊंचाई तक हो सकता है। ये इतना ऊंचा हो सकता है बालू का टीला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्थिति और संरचना के आधार पर जो बालू के जो ये टीले बनते हैं इनके कितने प्रकार हैं, इनके प्रकार हैं 4। फर्स्ट है सागर तटीय बालू का स्तूप, सेकंड है झील तटीय बालू का स्तूप, थर्ड है मरुस्थलीय बालू का स्तूप, और फोर्थ है नदी तटीय बालू का स्तूप। यानी कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, सागर के तट के पास, झील के तट के पास मरुस्थलीय बालू, और नदी के तट के पास। आगे फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए सागर तटीय बालू का स्तूप, ये है, ये सागर के तट के पास पाए जाते हैं, और जो सागरीय तटों पर जो बालू की मात्रा होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण ये जो सागर तटीय बालू का स्तूप है ये बनते हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है बेल्जियम या हॉलैंड के तटों पर साधारण ढाल तथा अधिक लंबाई वाले बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, और इंडिया में पूर्वी तटों पर भी अधिक संख्या में बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो सागर तटीय होते हैं। यानी कि सागर की लहरों के द्वारा जो भी रेत वगैरह होता है वो इकट्ठा होता रहता है और तब बनते हैं ये सागर तटीय बालू का स्तूप। अगला है झील तटीय, जहाँ पे झीलों के किनारे पर जो ये बालू का स्तूप बन जाते हैं ना, उनको ही कहते हैं झील तटीय। जो सुपीरियर और मिशिगन झील के तट पाए जाते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं ये झील तटीय बालू का स्तूप फ्रेंड्स। परंतु ये आर्द्र एवं नम जलवायु के कारण इस पर क्या होता है कि वनस्पति उग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है मरुस्थलीय बालू का स्तूप। मरुस्थलों में बड़े बड़े आकार के जो ये टीले पाए जाते हैं ना बालू रेत के, इन्हीं को ही कहते हैं मरुस्थलीय बालू का स्तूप। और सर्वाधिक जो ये बालू का स्तूप होते हैं मरुस्थलों में, ये अरब क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अरब क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं एशिया महाद्वीप में सीरिया, थार, मंगोलिया, ईरान, ये आदि इन जगह पे भी पाए जाते हैं। अगला है फ्रेंड्स नदी तटीय स्तूप। नदी तटीय स्तूप में क्या होता है, शुष्क और आर्द्र शुष्क प्रदेशों में बहने वाली जो नदी की घाटियों के किनारे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, वही कहलाता है नदी तटीय बालू का स्तूप। इसका एग्जाम्पल है दक्षिण फ्रांस तथा स्पेन में जो नदियों के तटों पर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो। आकार के आधार पर जो बालू का स्तूप हैं वो कितने प्रकार के हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है अनुप्रस्थ, सेकंड है अनुदैर्घ्य या समानांतर, थर्ड है परवलिक, और फोर्थ है बरखान। तो अब हम पढ़ते अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ये क्या होगा, ये या तो इस तरह से पैरेलल बनेंगे या फिर इस तरह से खड़े बनेंगे। ये है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अब हम पढ़ते हैं बरखान। बरखान बालू का स्तूप में क्या है कि जो ये बरखान शब्द होता है ना, ये तुर्की वर्ड है फ्रेंड्स। बरखान का अर्थ है किर्गिज स्टेपी। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हो गया, बालू के टीबे या फिर बालू के टीले। इस पर जो पवन विमुखी जो ढाल को जो हवा जब भंवर के रूप में घूम घूम कर काट दे और चंद्राकार आकृति में बचे तो उसको कहते हैं बरखान या बालू का स्तूप का या फिर टीला। क्या होगा कि जैसे जो भी पवनाभिमुख, जैसे ये देखिए ये कोई टीला है और पवनाभिमुख पवन की दिशा की ओर, मान लो इधर इस तरह से ये वायु चल रही है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये इस तरह से काटती हुई चलेगी, तो यहाँ से ये भंवर की तरह घूम घूम के और इसको काट देगी, तो ये ऊपर एक सींग सा दिखाई देगा और यहाँ से ये अर्धचंद्राकार दिखाई देगा।
तो इसी शेप को ही कहते हैं बरखान। ये अर्धचंद्राकार होता है, इसी को ही कहते हैं बरखान। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अटाकामा, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, और तुर्गिस्तान में भी है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लो जब बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं और पवन की दिशा में जो मान लो कोई भी बालू का जो स्तूप है उसको इस तरह से काटती जाए कि वो इस तरह अर्धचंद्राकार आकृति ले ले, ऊपर इसके श्रृंग सा दिखाई देने लग जाए, इसी को ही कहते हैं बरखान बालू का स्तूप। और ये एक अकेला नहीं पाया जाता, ये बहुत सारे पाए जाते हैं। क्यों, मान लो ये यहाँ पे ये भी टीला है बालू का, ये भी बालू का टीला है, तो क्या इधर से हवा आ रही है, यहाँ भी भंवर बन गया, भंवर बनता चला गया, और इसी तरह ये बहुत सारे श्रृंखला में पाए जाते हैं जो भी ये बालू का स्तूप होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है परवलिक बालू का स्तूप। हमने ये 4 टाइप्स पढ़े थे ना, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्य, बरखान और परवलिक। उसमें परवलिक बालू का स्तूप में क्या है कि ये सामान्यतः आंशिक रूप से स्थायी रेतीले भागों में विकसित होते हैं। स्थायी रेतीले भाग कौन से होते हैं, यानी कि हवा के द्वारा बहाकर नहीं लाया गया वहाँ पे रेत, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा रेत था, उन क्षेत्रों में बनते हैं। ये बरखान की तुलना में ये ज़्यादा लंबे और संकरे होते हैं। बरखान तो क्या था, ये बरखान तो ये इस तरह से बन गया, लेकिन ये क्या होगा, ये ज़्यादा लंबे लंबे होंगे ये बालू का स्तूप, और संकरे होंगे, पतले होंगे। ठीक है, अगला है सीफ। सीफ जो वर्ड है ना, ये वर्ड है, ये अरबी वर्ड है सीफ। सीफ क्या है, सीफ है अरबी वर्ड, और इसका मतलब है तलवार। सीफ का मतलब क्या है, तलवार। तो बरखान के पवन विमुख ढाल, यानी कि पवन की दिशा के विपरीत ढाल को अवतल करने में रेत को मध्य भाग से हटाकर सिरों पर एकत्रित करने पर 2 नुकीले पार्श्वों का निर्माण होता है। क्या होता है कि देखो, मान लो ये कोई भी बालू का टीला है, इधर से हवा आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये वाला नहीं, ये ये वाला क्या होगा, पवन विमुखी ढाल, पवन की दिशा के विमुख, ये तो था, इधर आएगी तो हवा, जो भाग ये पवन की दिशा के आगे आएगा ना, ये तो है पवन भीमुख, और जो भाग पवन की दिशा के विपरीत होगा ना, ये वाला होगा पवन विमुख भाग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, इस भाग को जो वायु है ना वो अवतल करेगी, तो उससे क्या होगा, जो ये जो बीच वाला रेत था ना, ये इस साइड और इस साइड इधर आ जाएगा, तो बीच वाला रेत कोणों पर आ जाएगा, कोणों पर आएगा तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये नुकीले से दिखाई देने लग जाएंगे, तो इन दोनों तरफ नुकीले पार्श्वों का निर्माण हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये बरखान बनते बनते पवन का रुख बदलने से बनते हैं। जैसे देखो, मान लो पवन आ रही थी, हवा आ रही थी इधर, ठीक है, और इस यहाँ से ये रेत को और ये इधर यहाँ इस तरह से डालती जा रही थी, ठीक है, और अगर मान लो ये इसी तरह से डालती रहती तो क्या होता, धीरे धीरे ये बरखान का रूप ले लेता। लेकिन सीफ में क्या हो गया कि हवा की दिशा बदल गई, इधर से आ रही थी, धीरे धीरे वो उधर से बहने लगी, दिशा बदलने पर ये क्या बन गया, जो बरखान बनना था ना वो कन्वर्ट हो गया सीफ में फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है अनुप्रस्थ टीले या फिर अनुप्रस्थ टीले। इनमें क्या होता है, मंद पवनों के द्वारा अधिक रेत वाले भागों में बनते हैं जो अनुप्रस्थ होते हैं। क्या, जो धीरे धीरे जो हवा चलती है और वो अधिक जो रेत होता है ना उस क्षेत्र में बनते हैं ये, इनका निर्माण होता है। पर प्रचलित जो पवनें होती हैं उसकी दिशा में समकोण पर बनते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हुए, इन्हीं को ही बोलते हैं अनुप्रस्थ टीले। बनते कैसे हैं, धीमी गति से आ रही पवन के द्वारा जहाँ पे अधिक रेत होता है ना उस एरिया में ये अनुप्रस्थ टीले बनते हैं। तो अनुदैर्घ्य टीले कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, इनको पवन अनुवर्ती टिब्बे भी कहा जाता है। जो ये अनुदैर्घ्य होते हैं ना, पवन अनुवर्ती यानी कि अनुवर्ती, पीछा करने वाले, जिस तरह हवा जा रही है उसी तरह ये बन रहे हैं, ये पवन की दिशा में बनते हैं। ठीक है, और सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई तक बनते हैं ये। रेगिस्तान में ज़्यादातर यही मिलते हैं फ्रेंड्स। ये आपस में समानांतर होते हैं। ठीक है, आपस में समानांतर होते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह से जैसे जैसे हवा जा रही तो ये टीला बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो ये एक दूसरे के समानांतर बन रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो
और इनके बीच में जो निर्मित बालू का मुक्त कॉरिडोर होती है वो सारा में गासी कहलाता है। ठीक है, इनके बीच जो बालू का निर्मित जो मुक्त कॉरिडोर होता है उसको कहते हैं सारा में गासी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं लोएस। लोएस जर्मनी में अल्सेस प्रांत के लोएस गांव से जुड़ा है ये शब्द। जो लोएस वर्ड है ना, ये जर्मनी में अल्सेस के लोएस गांव है कोई वहाँ पे, उससे जुड़ा हुआ है ये नाम इसका लोएस का। इसमें क्या होता है लोएस में कि जब मान लो जो हवा आ रही है तेज़ गति से बहती बहती और अपने साथ जो रेत मिट्टी कंकड़ को बहा के लेके आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे जब उसकी गति मंद हो जाएगी तो वो क्या करेगी, उन कणों को किसी समतल मैदान में बिछा देगी। एकदम से हवा मंद हो जाएगी और उस सारे के सारे मटेरियल को किसी समतल मैदान में बिछा देगी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है ना वो ज़्यादातर होती है 13 से 15 किलोमीटर। और इसको है ना, इसमें परतें नहीं पाई जाती। क्यों? मान लो ये धीमी हो गई, ये हवा धीरे धीरे आती आती तो ये इस तरह से लगातार ये यहीं पे ही डाल देगी इसको, इसमें परतें नहीं होंगी कि एक के ऊपर एक परतें नहीं। और जो चाइना है उसमें इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है, ये जो नदी है इनकी ह्वांगहो बेसिन में, गोबी मरुस्थल में भी है ये। और क्या है कि इनके निर्माण के लिए जो सामग्री होती है ना मरुस्थलों की, वो कहाँ से आती है, जो ये जो सारी की सारी जो सामग्री होती है ये आती है हिमनदी और नदी के बाढ़ के क्षेत्रों से। ठीक है फ्रेंड, जो लोएस होंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे हवा की मंद गति होने के कारण। एकदम से जब धीरे से मंद हो जाएगी हवा तो लाए गए सारे मटेरियल को वहीं पे बिछा देगी, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लूनेट स्तूप। लूनेट स्तूप जो होता है, इस प्रकार का जो स्तूप है वो किसी झील या लैगून के पवन भिमुख यानी कि पवन भिमुख, पवन की दिशा के भागों में बनते हैं ये। अगला है नेब का स्तूप। नेब का स्तूप जो है ये वनस्पति अवरोध के कारण निर्मित होते हैं। मान लो हवा है वो बहा के ला रही है अपने साथ और मार्ग में अगर वनस्पति आ जाती है तब ये बनाती है। और विशेषकर जब तीव्र तूफानी हवाएं चल रही होती हैं तो भारी मात्रा में जो बालू को है जो वनस्पति के पृष्ठ पर जमा कर देती हैं, तब बनते हैं नेब का स्तूप। कब बनते हैं? जब बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बीच में वनस्पति आ जाए और वहीं पे डिपोजिशन कर दे, तब बनते हैं नेब का स्तूप। अगला है लोएस के प्रकार। लोएस के प्रकार और देख लेते हैं, ये इसमें ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लाया, बजाडा, इस तरह से। ये देखो, फर्स्ट है बालसन, बालसन तथा प्लाया। और अगला है बजाडा, ये पर्वतागर्त और पेडिमेंट। तो पहले पढ़ते हैं बालसन या प्लाया। इसमें क्या है कि रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को तो कहते हैं बालसन। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को कहते हैं बालसन। ठीक है, और बालसन में तीव्र गति से वर्षा जल के जमा होने के कारण अल्पकालिक जो छोटी छोटी झीलें होती हैं उनका निर्माण हो जाता है। बालसन में जो एकदम से मान लो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ जाए तो वहाँ पे छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, उन झीलों को ही कहते हैं प्लाया। और बालसन कहाँ पे बनता है? ये बनता है रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन में बालसन बनता है। ठीक है, ये दो क्लियर हो गए हमारे। अगला है सारा मरुस्थल में जो ये प्लाया है ना, इनको कहते हैं सेबखा। सेबखा कहते हैं प्लाया को सारा मरुस्थल में। और रेगिस्तान में जो खबारी तथा ममलाहा कहा जाता है प्लाया को। ठीक है, और जो अधिक लवणीय प्लाया होती है ना, यानी कि अधिक लवण से युक्त जो झील होती है उसको कहते हैं सैलिनाज। ज़्यादा लवण वाली प्लाया को या झील को कहेंगे सैलिनाज। ठीक है, अगला पॉइंट है प्लाया तथा पर्वतीय अगर भागों के मध्य जलोढ़ पंखों के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसको कहते हैं बजाडा। यानी कि जो वो झील थी वो और जो पर्वत का जो अग्रीय भाग था उसके मध्य में जलोढ़ पंख के मिलने से जो संरचना बनती है ना उसको कहते हैं बजाडा। अगला है पर्वतीय अगर भाग तथा बजाडा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को कहते हैं पेडिमेंट। इसको देखो फिर से, जो पर्वतीय अगर भाग यानी कि पर्वत का तो ये अगर भाग और जो बजाडा के मध्य अपर्दित जो शैलें होती हैं उस शैल के सतह वाले जो सामान्य ढाल बन जाता है उसको कहते हैं पेडिमेंट। पर्वतीय अगर भाग तथा बजाडा के बीच में जो अपर्दित शैल सतह वाले जो सामान्य ढाल होते हैं ना
उन्हीं को ही कहते हैं पेडिमेंट, और ये पानी के कटाव से बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला ये देखो संरचनाओं का क्रम, कि ये जो हमने ये 4 पढ़ी हैं, ये बजाडा, पलाया, पेडिमेंट और पर्वतीय अग्रभाग, इनका क्रम कैसे बनता है। देखिए, मान लो ये पर्वतीय भाग है, ये फर्स्ट है, उसके बाद बना पेडिमेंट, फिर बना बजाडा और लास्ट में बनी पलाया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये और देख लीजिए। पर्वत के पीछे हटने का सिद्धांत, यानी कि पर्वतागर किसने दिया, ये पर्वत के पीछे हटने का सिद्धांत ये दिया लोसन महोदय ने। अगला है ये चादरी सिद्धांत दिया मैगी महोदय ने। पार्श्विक जो अपर्दन का सिद्धांत है ये जी के गिलबर्ट महोदय ने दिया, और अपर्दन चक्र की जो संकल्पना का सिद्धांत है ये दिया जेसी पूग महोदय ने। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले ये जाना कि जो पवनीय स्थलाकृतियाँ होती है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनती हैं, और जितने भी जो भी ये इरोजनल जो एजेंट होते हैं उसका 30% इरोजन करती हैं पवन, और शीतोष्णीय और उष्णकटिबंधीय पेटियों में ये ज़्यादातर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं पवनों के द्वारा बनाई गई, चाहे वो अपरदन से बनाई हो चाहे वो निक्षेपण से बनाई हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि 6 फीट की ऊंचाई से ऊपर ज़्यादा अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि नीचे तो मोटे कण होते हैं, जबकि जो ऊपर होते हैं वो महीन कण होते हैं, वो हवा के द्वारा ज़्यादा अपर्दित होते हैं, और हवा के द्वारा बनाई गई जो भी स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको कहते हैं वातज। फिर हमने 3 जो अपर्दन के जो ये 3 कारक थे वो देखे हमने, अब 3 प्रकार से कैसे अपर्दन होता है। फर्स्ट था अपघर्षण, इसमें रेगमार्ग की तरह जो पदार्थ होते हैं वो सरफेस को घिसते हुए चलते हैं। फिर दूसरा था सन्निकर्षण, यानी कि हवा के साथ आए जो मटेरियल वो आपस में टकरा के छोटे और चिकने होते हैं। लास्ट में था अपवाहन, इसमें वो मटेरियल आया हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गिरता है, ये है अपवाहन। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो अपर्दन के कार्य हैं उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट था पवन का वेग, सेकंड है शैल की संरचना, फिर था धूलकणों का आकार और ऊंचाई, और लास्ट था जलवायु। फिर हमने पढ़ा पवन का परिवहन कार्य है, इसमें था निलंबन, वात भरमी उछलन और कर्षण, ये 3 पढ़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि निक्षेपण कार्य क्या होता है, कि यानी कि जो भी अपर्दित किया हुआ जो मटेरियल था वो किसी स्थान पर ले जाके जमा कर देना ही निक्षेपण है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पवन के द्वारा अपर्दन से जो भी बनी स्थलाकृतियाँ थी वो, पहला हमने पढ़ा वातागर्त, दूसरा हमने पढ़ा अपवाहन, फिर पढ़ा गारा या छत्रक, उसके बाद हमने पढ़ा था जूजेन, यारडांग, ये पढ़े, और फिर हमने पढ़ा इंसेलबर्ग, भूस्तंभ और ये ड्राई कांटर, ये पढ़े थे फ्रेंड्स। इसी में हमने जालीदार शिला और पाषाण जालक, पाषाण खिड़की वगैरह, मेसा ब्यूट, ये पढ़े थे। ये तो थे सारे के सारे हवा के द्वारा अपर्दन से बनी स्थलाकृतियाँ। अगली आ गई थी हमारी निक्षेपण की स्थलाकृतियाँ, उसमें हमने पढ़ी उर्मिकाएँ, बालू के टीबे, और जो ये बालू के टीले थे इनके ये प्रकार, स्थिति और संरचना के आधार पर, जिनमें थे सागरीय, झील तटीय, नदी तटीय और मरुस्थलीय, ये 4 तरह के बालू का स्तूप। इसके बाद हमने पढ़ा था आकार के आधार पर बालू का स्तूप, जिसमें थे अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, परवलिक और बरखान। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने पढ़ा था कि जो ये बरखान है ये खिरगिज या स्टेपी इसका अर्थ होता है, और इसका अर्थ हो गया हिंदी में बालू का टीला। फिर हमने परवलिक पढ़े थे, ये लंबे और संकरे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सीफ, सीफ का अर्थ हमने पढ़ा तलवार, और किस तरह से ये नुकीले पार्श्वों का निर्माण करता है। फिर हमने जो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य थे इनकी डेफिनेशन देखी थी, कि जो अनुप्रस्थ होते हैं वो तो लंबवत बनते हैं, और जो अनुदैर्घ्य होते हैं वो बनते हैं पवन की दिशा में। और फिर हमने पढ़ा था लोएस, और उसके बाद पढ़ा लूनेट, नेबखा, और फिर लोएस के प्रकार पढ़े, ये बालसन, पलाया, बजाडा, पर्वतागर्त और पेडिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कुछ पढ़ा है। और इसके बाद ये जो मेन पॉइंट थे ये देखे थे कि पर्वत के पीछे हटने का सिद्धांत लोसन महोदय ने दिया, पार्श्विक अपर्दन का सिद्धांत गिलबर्ट, और अपर्दन चक्र की संकल्पना दी पूग महोदय ने। ये सब हमने पढ़ा था फ्रेंड्स। तो हमारा शायद अब अगला रह गया है हिमनदी का रह गया है, हाँ हिमनदी का रह गया है। अब हम वो पढ़ेंगे कल। और अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।